नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और हिमाचल का दंगल बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है सुबह से जारी है और भारी संख्या में लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी 68 सीटों पर आपको बता दें कि मतदान लगातार जारी है। तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है। इस बीच जनता लगातार वोट करने के लिए पहुंच रही है। अभी अगर 3 बजे तक का मत प्रतिशत देखें तो करीबन 56% मतदान रिकॉर्ड किया जा चुका है। तकरीबन 56% वोट अभी तक डल चुके हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तकरीबन 56% वोटिंग अभी तक हुई है। हालांकि आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड करीबन 76% वोट पड़े थे। उस लिहाज से देखा जाए तो आज क्या रिकॉर्ड टूटेगा 2017 का? इस लिहाज से बेहद दिलचस्प 2022 के विधानसभा चुनाव। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेकर। आज दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार करीबन 56% वोट पड़ चुके हैं और लगातार जो भीड़ है जहां जनता की वो पहुंच रही है, पोलिंग स्टेशंस पर वोट डाले जा रहे हैं। और सुबह से ही जनता टीवी पर यह स्पेशल महा कवरेज जारी है हिमाचल के दंगल से जुड़ी हुई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अर्चना पुल हमारे साथ जुड़ गई। अर्चना, किस तरह का माहौल अब नजर आ रहा है? करीबन 56% वोटिंग हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जैसा देखा, सुबह से ही कतारें जो लगी हैं पोलिंग बूथ्स पे और लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है बाहर आके अपना वोट डालने के लिए। तो सारे जिलों में यही है। लगभग कई जगह ज्यादा पोलिंग हो रही है, जैसे स्पीति से कहते हैं कि बहुत 70% तक पोलिंग जो है, या 65 से 70 के बीच में हो चुकी है। काफी उत्साह है लोगों में। लेकिन 2017 के अगर आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें अर्चना, तो तकरीबन 76% मतदान हुआ था। आज तमाम नेताओं की ओर से जनता से जरूर अपील की गई है कि वोट ज्यादा करें और रिकॉर्ड कायम करने का काम करें। इस लिहाज से देखा जाए तो क्या नजर आ रहा है? क्या रिकॉर्ड टूट सकता है? 76% को पार कर सकता है मतदान आज? देखिए, अभी 2 घंटे बाकी हैं और बहुत सारी जगहें हिमाचल प्रदेश में ऐसी हैं जहां लोगों को चल के दूर दूर तक जाना पड़ता है। दोपहर के बाद जो है वोटिंग काफी पिकअप करती है। तो 3 से 5 के बीच में देखना यह है कि कितने लोग आते हैं। पर मेरे हिसाब से अभी ये आंकड़ा काफी ऊपर जाएगा। रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं, ये तो अभी बाद में ही लगेगा पता। लेकिन अभी पोलिंग और ज्यादा होगी 5 बजे तक। लेकिन अर्चना, जिस तरह से आपने बताया कि स्पीति में भारी संख्या में मतदान हो रहा है और ये बता भी रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है आज मतदान को लेकर। जी। अर्चना, बने रही हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है हिमाचल के दंगल से जुड़ी हुई, उससे आपको रूबरू करा दें। लाहौल स्पीति में दरअसल वोटिंग का जो आंकड़ा है उसमें जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। मतदाता लगातार बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। करीबन 62% के पार मतदान हो चुका है। सिराज सीट पर 65% वोटिंग हुई है। लाहौल स्पीति में वोटिंग का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुर्गम परिस्थितियां हैं, काफी ऊंचाई पर पोलिंग स्टेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जबरदस्त उत्साह मतदान को लेकर आज। स्पीति में अभी तक 62.75% यानी तकरीबन 63% मतदान स्पीति में दर्ज किया गया है। हालांकि हमारी सहयोगी अर्चना पुल बता रहे हैं कि तकरीबन 70% वोट स्पीति में पड़ चुके हैं।
तो लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के तहत लगातार जारी है और लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। आज मतदान को लेकर तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंचे मतदान करने के लिए और ये तस्वीरें देखिए, काफी ज्यादा ऊंचाई पर ये पोलिंग स्टेशन है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में काफी उत्साह। और इस बीच हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी भी शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, तकरीबन 56% मतदान अभी तक दर्ज किया जा चुका है। 3 बजे तक का आंकड़ा भी सामने आया है। 2017 में तकरीबन 76% मतदान हुआ था। उस लिहाज से देखा जाए तो इस बार क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? अभी देखिए, जो तो अभी के आंकड़े बता रहे हैं ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जो अभी फिगर्स दिखाई दे रही हैं कि 56% के आसपास मतदान जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो चुका है और आने वाले समय में भी, क्योंकि महज 2 घंटे के आसपास जो है वो अब समय बचा है और 2 नहीं बल्कि 1.5 घंटे के आसपास जो है वो अब समय बचा है। 4 बज चुके हैं और कुछ ही समय में अब क्योंकि 5 बजे तक जो है वो समय निर्धारित किया गया है मतदान के लिए, लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति कतार में लगा होगा, चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो भी व्यक्ति आखिरी तक जो कतार में वहां पर एक बार लगा होगा वहां तक जो है वो उसका मतदान लिया जाएगा, चाहे उसमें 5:30 बजते हैं या उसमें 6 बजते हैं। ये तब तक मतदान जो है वो होगा जब तक कतार खत्म नहीं होती। लेकिन 5 बजे के बाद कोई नया व्यक्ति कतार में शामिल हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो कतार में शामिल ना हो। लेकिन मतदान जो है प्रतिशतता के हिसाब से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज जिस तरह से मौसम ने साथ दिया है, ये माना जा रहा था कि ऊंचाई वाले इलाकों में जिस तरह से भारी बर्फबारी हुई है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय इस बात को लेकर जरूर था कि क्या हालात बनेंगे, कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी। तो आज मौसम ने बिल्कुल साथ दिया है और यही एक बड़ी वजह है कि इस तरह से आंकड़े जो है वो सामने आ रहे थे। शुरुआती दौर में जो हमने देखा था, देखिए रितेश, उसमें भी साफ तौर पर नजर आता था। सबसे पहला जो आंकड़ा था वो 4% था। तो ऐसे में 5% के आसपास पहला जो 9 बजे का आंकड़ा सामने आया था उसमें चिंता जरूर सामने आ रही थी। उसमें ये लग रहा था कि क्या मतदान किस तरह से होगा। और आने वाले समय में जैसे जैसे सूरज जो है वो चढ़ता गया, दिन जो है वो निकलता गया, अब आंकड़े जो हैं वो बेहद अच्छे नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग बहुत खुश है और चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि जो तैयारियां पहले से की गई थी वो धरातल पर उतरी हैं। व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त हैं। ईवीएम में भी गड़बड़ी या खामियां जो हैं या खराबी जो है वो कहीं से कोई ऐसी समस्या जो है वो खास सामने नहीं आई। लेकिन जहां कहीं भी अगर कहीं किसी तरह की कोई समस्याएं अगर सामने आती है तो उसको तुरंत जो है वो सुलझा लिया जा रहा है। इस तरह के दावे जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से दोपहर का समय हुआ, 2 बजे के बाद हमने देखा कि अचानक से बुजुर्गवार जो हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, वो अब मतदान के लिए जो है वो घरों से निकले और किसी तरह से मतदान केंद्र तक पहुंचे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि जो कि दिव्यांग लोग हैं, नहीं पोलिंग स्टेशन तक आ सकते, तो उनके लिए व्यवस्था ये की गई थी कि आप सीधा उनके घर जाएं और घर जाकर जो है उनका मतदान दर्ज करें। टीमें जो है वो गई, कई जगहों पर घरों में भी गई, लेकिन आज ज्यादातर लोग जो हैं वो कतारों में नजर आ रहे हैं। और वो इलाके जो बेहद दुर्गम इलाके हैं, दुश्वारियां वहां पर बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो ठंड की बात कर लीजिए या सड़क सुविधाओं का अभाव उन जगहों पर है, वहां से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग जो है वो यहां पर कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने अपनी जो हिस्सेदारी जो है, अपनी अपनी जो भागीदारी है वो यहां पर सुनिश्चित कर रहे हैं। जाहिर तौर पर लगातार जो जनता है वो पहुंच रही है पोलिंग स्टेशंस पर, वोट भी लगातार डाले जा रहे हैं। हमारे साथ अर्चना फुल लगातार बनी हुई वरिष्ठ पत्रकार हैं। अर्चना जी, मेरे सामने जो आंकड़े हैं 2003 से 2017 तक के, उसमें जो मत प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अगर देखें तो ज्यादा फर्क नहीं है, 4 से 7% के वोटों का ही अंतर है सरकार को बदलने को लेकर। मत प्रतिशत किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आज? मुझे ऐसा लगता है ये तो निश्चित है कि जो भी कोई पावर में आता है ऑब्वियसली मत प्रतिशत उसका ज्यादा होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर आप आंकड़े देखें तो जब यहाँ पे वो ट्रेंड था कि 8 और 7 कि किसी पार्टी की 8 सीटें भी आती थी और दूसरे की 60, फिर अगली बार वो उल्टा हो जाता था। तो उसमें भी मत प्रतिशत अगर आप देखें तो जो पार्टी 8 सीटें भी लेके आती थी उसका भी 30% तक जाता था। तो यहाँ पे मैं ये मानूंगी कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही अपने जो मतदाता हैं जो हमेशा पार्टी को प्रेफर करके वोट डालते हैं और जीत का अंतर जो है
मतलब उसमें थोड़ा सा ये फर्क हो सकता है कि ऊपर नीचे मत प्रतिशत हो जाए, और जितने इस बार रेबल्स खड़े हैं वो भी इस मत प्रतिशत को अफेक्ट करेंगे इस बार, क्योंकि 10-12% जैसे अगर वो भी स्वे हो जाए तो उसमें भी फर्क आएगा दोनों ठीक के है। मत प्रतिशत में। बगावत बड़ा मुद्दा साबित हो रही है, अर्चना जी कह रही हैं। विकास जी, अगर देखा जाए तो बगावत का मुद्दा किस तरह से ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाता नजर आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हिमाचल प्रदेश में हुई है। अगर इस पूरे समीकरण को देखें तो फिलहाल किस तरह के मुकाबले नजर आ रहे हैं? क्या स्थिति त्रिकोणीय कुछ जगहों पर है, या फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही सीधी टक्कर और कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है? देखिए, जब भी स्टेट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तीसरे विकल्प के रूप में, जी विकास जी बात पूरी कीजिए। तीसरे विकल्प के रूप में जो है, जब यहाँ पर देखा जाता है तो तीसरे विकल्प के रूप में जब हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री यहाँ पर हुई थी, तो दोनों ही दलों से, जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से जब ये पूछा गया, जब उनको पूछा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का कितना प्रभाव हिमाचल प्रदेश में पड़ सकता है, तो दोनों ने यही कहा कि कोई प्रभाव नहीं है और जो सीधी टक्कर होगी वो कांग्रेस और बीजेपी के भीतर ही होगी। और ये बात देखने के लिए भी मिली। लेकिन जो असंतुष्टि है वो ऐसे नेताओं ने यहां पर जाहिर की है, और जो कि खुलकर इस बार जाहिर की है, क्योंकि पहले तो दबे पांव आते थे लोग और ये कहते थे कि चलिए टिकट नहीं मिला तो आगे देख लेते हैं, शायद कुछ और जो है वो यहां पर मिल सकता है। तरजीह पार्टी के भीतर जो है वो वरिष्ठता को देखते हुए या कामकाज को देखते हुए या फिर चुप रहने का कहीं ना कहीं कोई इनाम यहां पर जरूर मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार भीतरघात सबसे बड़ा जो है वो इस समय भाजपा के भीतर देखा गया है। और भीतरघात इसलिए भी क्योंकि देखिए, जो पिछले चुनाव थे, पिछले चुनावों में भी ये देखा, जो उपचुनाव हुए थे अभी हाल ही में 4 सीटों पर, जिसमें से एक संसदीय सीट जो लोकसभा की थी मंडी में, वहां पर उपचुनाव हुआ था, और इसके अलावा 3 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उनमें भी ये देखा कि पूरी तरह से भाजपा जो टक्कर थी उसमें से गायब थी, यानी कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ कहीं तो गलत नहीं होगा, वो हो चुका था। ऐसे में कांग्रेस को बड़ी जीत यहां पर मिली थी। और अब ये कहा गया, उसके बाद ही, चुनाव के बाद ही ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हैं, वीरभद्र सिंह का जो श्रद्धांजलि फैक्टर है वो सामने आया और श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए। और यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस को यहां पर भारी भरकम जीत जो है इस उपचुनाव में यहां पर मिली थी। लेकिन आज हालात फिर से वही है और फिर से वही चीजें चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह को जो है वो जिस तरह से देखा जाता है, उनके ऑरे को जिस तरह से देखा जाता है, तो ऑरा ही ऐसा था कि उनका नाम ही काफी है। आज भी पिछले कल हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे एक अपील जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की तरफ से जो है वो वायरल की जा रही थी, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि मुझे याद रखिए, और वीरभद्र सिंह की तस्वीर जो है वो इसमें दिखाई गई थी। तो क्या मतलब है इस चीज का, किस तरह से वोट जो है वो पार्टियां यहां पर मांग रही हैं और क्या तरीके यहां पर अपनाए गए। और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हमने देखा कि अब चुनाव प्रचार जो है उसमें भी बहुत तरह से तेजी जो है वो यहां पर देखने के लिए मिली। लेकिन अब आज की अगर बात करें, अब मतदान हो रहा है और जिस तरह से जनता जो है वो अपना मन बनाए हुए है, हालांकि अभी 8 दिसंबर तक का इंतजार जो है वो हम सभी को यहां पर करना होगा। लेकिन आज अग्नि परीक्षा जो है वो चुनावों के दौरान तमाम राजनेताओं की है। आपने विकास जी मुद्दा उठाया, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर पिछली बार उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिली, और इस बार भी कहीं ना कहीं उनके नाम का, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन अर्चना फुल जी, मैं आपसे समझना है, पर ये चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में अभी एक बड़े चेहरे की किस तरह से कमी खल रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि विरोधी कांग्रेस के कहते हैं कि दरअसल कांग्रेस में तो हर एक चेहरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। क्या वीरभद्र सिंह की कमी कांग्रेस पार्टी को खल रही है इन चुनावों में? जी बिल्कुल, क्योंकि वो इतने वरिष्ठ नेता थे और उनका मास बेस बहुत ज्यादा था। उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन अब लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई और उसके बाद जो है उपचुनाव हुए, ये अगर हम ये मान भी लें कि उसमें चलो उनका सिंपैथी फैक्टर चला, लेकिन इस चुनाव में मैं ये मानती हूँ कि अगर उनका लॉस हो रहा है तो एंटी इनकम्बेंसी जो है सरकार की, वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस उसका फायदा उठा रही है। और जो लीडरशिप है कांग्रेस में कि सेकेंड लाइन लीडर कौन चेहरा उभर के आता है, ये इलेक्शंस के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह के ना होने का नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है, कि उनकी उपस्थिति ही काफी होती थी कि अगर वो मैदान में है तो लोगों को लगता था यही मुख्यमंत्री का चेहरा है। जी, जाहिर तौर पर अब बहरहाल 8 तारीख का इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन
आज मतदान हो रहा है। विकास जी, समझना आपसे यहाँ पर यह भी चाहते हैं, आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों के बीच भी हैं, नेताओं से भी आपने लगातार बात की। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में किस तरह का बदलाव नजर आ रहा है? एक तो बड़ा बदलाव है कि चुनाव लड़ने का तरीका काफी अलग है, सोशल मीडिया का माध्यम का काफी ज्यादा इस्तेमाल दोनों ही पार्टियों की ओर से किया गया है। लेकिन 2017 और 2022 में क्या बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, 2022 का ये जो चुनाव है ये बहुत अलग है। अलग इसलिए भी है क्योंकि एक ऐसी महामारी कोविड काल के दौरान देखिए बहुत नुकसान जो है वो हमारी स्टेट को हुआ है। एक तबका, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट में जब हम लोगों की राय जानने, लोगों का मूड जानने जो है, जब जनता टीवी की टीमें जो हैं वो जगह जगह जाती हैं, तो हमने ये पाया कि कुछ लोग ये बात जरूर कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी थी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बहुत ईमानदार आदमी थे, लेकिन काम जो है वो नहीं हो पाए। और काम किस वजह से नहीं हो पाए? उनकी टीमें जो है वो काम नहीं करने देती थी। मुख्यमंत्री शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन काम नहीं कर पाए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि तारीफ करता था, ये कहता था कि बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुआ है, डबल इंजन की बात जो है वो बहुत जबरदस्त यहां पर हुई है। और इसी कड़ी में ये माना गया कि देखिए बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, हालांकि एक तबका ये जरूर कहता है यहां पर, और मैं अर्चना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, यहां पर एक तबका ये भी बात कहता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आखिरकार क्यों आखिरी साल में, यानी कि जो ये साल था 2022 में ही क्यों हिमाचल प्रदेश में आए, क्यों इससे पहले जो है इन प्रोजेक्ट को जो है वो जनता के बीच में नहीं रखा गया। चाहे बल्क ड्रग पार्क की बात करें, मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें, या फिर और जो बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के हैं, एम्स जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको उद्घाटन जो है वो आखिरी वक्त पर यहां पर किया गया। हालांकि पूरी तरह से अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, ये बात कही जा रही है, लेकिन जनता ये भी कह रही है कि क्यों, किस तरह से ये चीजें जो है वो धरातल पर समय रहते नहीं उतारी गई। लेकिन एक तबका ये जरूर कह रहा है, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, कोविड काल का जो 2 से 2.5 साल का जो वक्त यहां पर बीता है, हर किसी को ये पता है कि नुकसान जो है वो सबको यहां पर हुआ है, टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ है, तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं उनको। जो कोविड का काल था उससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जो विकास कार्य थे वो भी कहीं ना कहीं रुकते हुए नजर आए थे। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी जुड़ गए। प्रकाश जी, मौजूदा वक्त में मतदान आज प्रदेश में हो रहा है। तकरीबन 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 56% वोटिंग हो चुकी है। 2017 के मुकाबले 2022 में जो वोटिंग पैटर्न है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? इस समय जो वोटिंग चल रही है ये 2017 की बराबरी चल रही है। लगभग 2017 में 73.50% मतदान हुआ था और इस बार अभी ये 70 तक पहुंचने की उम्मीद है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए। और जो ज्यादा पोलिंग होना ये कहते हैं सत्तारूढ़ दल के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं होता, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हैवी पोलिंग हुई है तब तक परिवर्तन हुआ है। हेलो जी प्रकाश जी, आपकी आवाज आ रही है? अभी तो परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पिछली बार 2003 में बड़ी हैवी पोलिंग हुई थी, तब परिवर्तन हुआ था। उसके बाद 2007 में भी परिवर्तन हुआ, फिर 12 में भी हुआ और 17 में भी हुआ। और इस बार इसका क्या हिसाब होगा ये देखा जाएगा। लेकिन अब की बात एक फैक्टर ये भी है कि हैवी पोलिंग का एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे रिबेल जो है विद्रोही खड़े हैं और लगता है काफी वोटर लेने की क्षमता है कुछ प्रत्याशियों में। और इस बार मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा दोनों पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी का भी और कांग्रेस का भी, और कुछ आपने भी थोड़ा सा ग्राउंड में काम किया है। अब कुल मिलाकर स्थिति क्या होगी इसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये दिखता है कि ज्यादा मतदान हो रहा है, ये परिवर्तन का संकेत देता है। अब प्रकाश लोमी जी आप बने रहिए हमारे साथ। अर्चना फुल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, प्रकाश जी कह रहे हैं कि जब मत ज्यादा होता है, वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है, तो वो फायदा नहीं पहुंचाता सत्ता पक्ष को। हालांकि उनका ये भी मानना है कि तकरीबन उतना नहीं, लेकिन उसके आसपास जरूर वोटिंग परसेंटेज रह सकता है। किस तरह से देखा जाए आज की वोटिंग को पूरा? और इसमें आप और निर्दलीय खड़े हुए हैं, दोनों ही पार्टियों को बगावत करते हुए, वो कितना बड़ा अहम किरदार अपना निभा रहे हैं? जी बिल्कुल। इस बार आप देखिए कि जैसे लोमी जी ने कहा कि 2003 में हैवी पोलिंग हुई, 2007 में, 2012, 2017 हर बार सरकार बदली है। तो हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के आते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक एंटी वोट है वो ज्यादा मायने रखता है हिमाचल में। और बागियों की जहां तक आपने बात की, जो रिबिलियन फैक्टर है, या आम आदमी पार्टी के भी 1-2 जगह स्ट्रॉन्ग, जैसे राजेंद्र सुशांत है वहाँ फतेहपुर में, तो वो भी बहुत सारे उन्होंने भी अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज किया है
तो उसके चलते भी कई बार होता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटर टर्नआउट है, वो ज्यादा होता है। बड़े बड़े दिग्गज अगर खड़े हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए ज्यादा लोग बाहर निकल के आते हैं, लेकिन हैवी पोलिंग इज नॉट अ गुड साइन फॉर द रूलिंग पार्टी। बिल्कुल विकास जी, यहां पर मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि ठीक है, ज्यादा जब वोट पड़ते हैं तो माना जाता है कि सरकार के लिए अच्छा नहीं है, जैसा लोमी जी और फुल जी कह रही हैं, लेकिन इन चुनावों में मुद्दे काफी अहम रोल निभाते नजर आए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से ओपीएस, बेरोजगारी, पहली कैबिनेट सरकार बनते पहली कैबिनेट में जो बड़े बड़े वादे कांग्रेस पार्टी ने कर दिए उनका जिक्र किया जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास कार्यों को गिनाती नजर आई है उनका जिक्र किया जाए। मुद्दे काफी ज्यादा अहम अपना किरदार निभा रहे हैं इन पूरे चुनावों में। देखिए, विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के आम चुनावों में ये हमेशा से ही पहाड़ों पर देखा जाता रहा है, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो यहाँ पर घर कर जाते हैं। जो स्थानीय मुद्दे हैं या फिर जो स्थानीय वायदे जो यहाँ पर किए जाते हैं विधायकों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से और जो सत्तारूढ़ दल है उसकी तरफ से भी, तो लगातार इस चीज को लोग जो है वो जानते हैं, लोग इस बात को देखते हैं, लेकिन हर किसी को अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे ही सरोकार यहाँ पर होता है। लेकिन हमने इस बार ग्राउंड पर एक अलग चीज भी यहाँ पर देखी और भाजपा के प्रचार प्रसार में भी ये चीजें नजर आई कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, धारा 370 का जिक्र और किस तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर से जो है वो धारा 370 को किस तरह से हटाया गया और किस तरह से जो है उसके बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगाई गई, इन तमाम चीजों को भी जो है वो खुलकर लोगों ने देखा, समझा। और एक तबका ये भी वहां पर जो जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो वहां पर ये भी कहा कि क्यों नहीं, आखिरकार मोदी ने जब ये सारे काम यहां पर किए हैं तो वोट भी मोदी को जाना चाहिए। इस तरह की बातें जो है वो लगातार लोगों की तरफ से सुनने के लिए मिली। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने जो शुरुआती दौर में अपनी 10 गारंटियां दी थी उसका मकसद भी यही था कि लोगों के मन में एक चीज को घर जरूर करना है, वो ये था कि कांग्रेस पार्टी अपने वजूद में है, राज्य में सरकार जो है वो बनाने के हक में है और पूरी तरह से इस बार जो है वो सरकार बनाएगी, इस तरह की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर की गई। लेकिन भाजपा की इसलिए भी देखिए, भीतर घात एक बड़ी चुनौती जो है वो सरदर्द, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, एक सरदर्द जो है वो दोनों ही दलों के लिए बना हुआ है, कांग्रेस के लिए भी है और भाजपा के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि भाजपा के लिए सरदर्द ज्यादा है, लोगों को उम्मीद थी उनको टिकट मिलना है, अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो उनके किसी चहेते को टिकट जो है वो यहां पर मिलता या उसके किसी आदमी को यहां पर टिकट मिलता। लेकिन भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं सुना और भाजपा ने अपने मन की बात की, या फिर ये मानिए कि जो विनेबिलिटी है, यानी कि जो जीत की ओर जो व्यक्ति थे, जो सर्वे में जिनका नाम सामने आ रहा था, उस आधार पर टिकट आवंटन सभी दलों ने यहां पर किया है। लेकिन भाजपा की रणनीति आज क्या काम कर पाई है, क्या ये आगे काम कर सकती है, क्या चुनाव जीतकर मिशन रिपीट की राह को आसान किया जा सकता है, या फिर कांग्रेस की रणनीति जो जिसके तहत जो है जितने भी स्टार प्रचारक थे वो हिमाचल में आए, बड़े बड़े चेहरे हिमाचल में आए, प्रियंका गांधी यहां पर आई और बड़ी बड़ी रैलियां यहां पर की, अशोक गहलोत आए, सचिन पायलट आए और बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो यहां पर की गई। और ऐसे तबके, ऐसे इलाके जो कि बेहद दुर्गम इलाके हैं, देखिए सतौन एक क्षेत्र है, सतौन में जो पौंटा साहिब के साथ लगता जिला सिरमौर का क्षेत्र है, वहां पर जाकर रैली करना, अमित शाह जो है वो भी वहां पर गए और वहां पर जाकर रैलियां की, पौंटा साहिब को फोकस में रखा गया। भाजपा की तरफ से पूरा फोकस जो है वो गुजरात नहीं बल्कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश के लिए देखने के लिए मिला। कांग्रेस की तरफ से भी थोड़ा देरी से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने प्रचार प्रसार में कोई कमी, कोई कोर कसर जो है वो यहां पर नहीं छोड़ी। भाजपा की तरफ से ये आरोप जरूर लगाए गए कि राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी क्यों प्रचार में नहीं आए, और जवाब में यही मिला कि वो तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में वो वहां व्यस्त हैं, यहां पर नहीं आएंगे। इन तमाम चीजों को हिमाचल प्रदेश की जो प्रबुद्ध जनता है उन्होंने देखा, सुना, समझा, वायदों को भी परखा है। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की जो चीजें हैं, जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है, देखिए युवाओं में काफी जोश और उत्साह जो है वो आज देखने के लिए मिला। बहुत सी जगह पर जहां से भी उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसमें साफ तौर पर युवा ये कह रहे हैं कि व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे हम चुनकर विधानसभा भेजें, जो कि हमारी बात सुने, हमारी समस्याओं को हल करे और हिमाचल प्रदेश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम उन पर काम करने वाला जो है वो व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, और भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला मूलभूत सुविधाओं पर काम सबसे पहले हो, ये बहुत जरूरी है और ऐसा युवाओं का मानना है, जैसा विकास शर्मा जी ने भी कहा। प्रकाश लोमी जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से ओपीएस का मुद्दा पूरे चुनावों में उठाया गया, खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहां पर लाकर प्रचार किया गया, उन्होंने खुद जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में दे दिया गया है, तमाम तरह की बातें कही गई थी।
क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी को यह मुद्दा फायदा पहुंचा सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इसे मुद्दा मान ही नहीं रही। और इससे से जुड़ा एक और सवाल, जिस तरह से दुर्गम स्थितियों में भी, दुर्गम इलाकों में भी जो मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं, क्या दर्शाने का काम यहां पर हो रहा है? ये आपका कहना ठीक है कि बहुत उत्साह है मतदाताओं में, युवाओं में भी, और बाकी पूरे प्रदेश में जो मतदाता है बहुत उत्साहित हैं। और जो ओपीएस का मतलब है, पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करने का ये मामला है, ये हिमाचल में बहुत महत्वपूर्ण है और ये इतना जोर पकड़ेगा, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की। लेकिन चुनाव के अंतिम दौर में ये मुद्दा बहुत मुख्य रूप से सामने आया है, क्योंकि हिमाचल में 2.5-3 लाख के करीब कर्मचारी हैं और 1-1.5 लाख और कर्मचारी हैं। और हर कर्मचारी को जो इससे लगाव है, वो हर कर्मचारी चाहता है कि पुरानी पेंशन जो वापस हो। और जो ये कर्मचारी वर्ग है, ये खाली कर्मचारी नहीं है, इनका बड़े प्रभावशाली वर्ग है। ये इनका अपने अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में, सब जगह इनका अपना बहुत प्रभाव है। इसलिए ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे के बनने के बाद ही ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस भी बड़े कड़े मुकाबले में है। और ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कठिनता के चुनाव जीत जाएगी। अब चुनाव जीतने का एक और भी ये बात था कि बीजेपी ने जब अपने टिकट बांटे, अगर ये जीतने के बारे में पूरी आश्वस्त होती तो ये अपनी पार्टी के काडर के लोगों को टिकट देती। तो इन्होंने बाहर से लोगों को लगे टिकट दिए, उससे इनके समीकरण बिगड़े। और इसी पहली बात है कि 20 विद्रोही प्रत्याशी मैदान में, इसमें प्रत्याशी कभी मैदान में नहीं है, जो खड़े होते भी थे उसमें अधिकांश बैठ जाते थे। ठीक है प्रकाश लोमी जी। काडर के लोगों को लगता है कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, करते करते जब अंत में कभी ऐसा मौका है कि हमको टिकट मिल सकता था ना, तो इन्होंने बाहर के लोगों को आगे टिकट दे दिया। तो इस वजह से वहां पे, यानी कहने का तात्पर्य प्रकाश लोमी जी यही है कि टिकट वितरण को लेकर कहीं ना कहीं माना जा सकता है, चूंकि खुद जो कई भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो निर्दलीय अब लड़ रहे हैं, उनकी ओर से सवाल उठाए गए टिकट वितरण को लेकर। बहरहाल अर्चना फुलजी, मैं आपसे यहां पर यह समझना चाहता हूं, 2017 की बात करें या उससे पहले के चुनावों का हम रुख करें, हर 5 साल बाद सरकार बदलती रही है और हर 5 साल बाद एक तरह का काफी ज्यादा विरोध सत्ता पक्ष के तरफ रहता भी था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काफी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी का दावा कर रही है और कांग्रेस पार्टी हालांकि जरूर कह रही कि रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, ये तमाम दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है, सरकार बदलेगी, बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट होगा। लेकिन देखा जाए कुल मिलाकर तो फाइट काफी ज्यादा टक्कर की कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इस बार बीजेपी ने, आपने देखा कि पूरा राष्ट्र बीजेपी का हिमाचल में आके डट गया। मोदी जी की बहुत सैलियां हुई, योगी जी की भी बहुत सी रैलीज हुई और 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेंट्रल लीडर्स जो वो बैठे रहे, नड्डा यहाँ प्रचार करते रहे, अनुराग ठाकुर जी भी करते रहे। और उधर कांग्रेस के पास जो है प्रियंका गांधी एक लेवल से जो यहाँ पे आई रैलीज करने, अदरवाइज कांग्रेस ने इसको खुद ही हैंडल किया। तो सीधे सीधे यह है कि बीजेपी ने इस बार कोशिश की है कि जो जी अर्चना फुल जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी पूरी कीजिए अपनी बात। तो बीजेपी ने ये कोशिश की है कि जो एक राष्ट्रीय नेतृत्व उनका बहुत स्ट्रांग है कि उसे हिमाचल में उसको कैंपेन में करके वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाए, क्योंकि कांग्रेस लगातार लोकल मुद्दों की बात करती रही। तो बीजेपी इसलिए कॉन्फिडेंट है कि मोदी जी का एक अपना इन्फ्लुएंस है, इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, हिमाचल से कनेक्ट भी है उनका। तो शायद इसलिए भी बीजेपी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जैसा विकास ने पहले कहा कि जो 5 साल जयराम सरकार के रहे उसकी बात बीजेपी ने कम की है और अपने राष्ट्रीय मुद्दों की। बिल्कुल, और क्या यही वजह है विकास जी, जिस तरह से अर्चना जी ने जिक्र किया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें या फिर हिमाचल से ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आते हैं और तमाम जो बड़े बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो मैदान में उतरे हुए थे। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास जी बिल्कुल, और अच्छा सवाल, जैसा शुरुआत से ही आज सुबह की हम एक बात कह रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि 7 सवाल ये 3 बड़े नेताओं के लिए है। और अनुराग ठाकुर जो कि सांसद हैं, हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, हमीरपुर से लोकसभा के सांसद हैं, उनकी भी 7 पर सवाल है। और इसी तरह से जेपी नड्डा
जेपी नड्डा इसलिए भी उनकी होम स्टेट है, ये उनका दिल्ली क्षेत्र है और ये प्रदेश है। वैसे में बिलासपुर से ही दिल्ली मिलना, हिमाचल प्रदेश को जीत कर फिर से विधानसभा में लाना, सरकार बनाना, बहुत बड़ी चुनौती जो है वो उनके लिए भी है, साथ का सवाल भी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, क्योंकि भाजपा शुरुआत से ये बात कहती रही है कि जो भी चुनाव होगा हिमाचल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अब जयराम ठाकुर जी एक चेहरा होंगे। ये बिल्कुल परिस्थितियां साफ कर दी गई थी। तो भाजपा के लिए ये चुनौती जरूर है और साथ का सवाल जरूर है कि आने वाले दिनों में अब तक सरकार का गठन यहाँ पर होना है, सबसे ज्यादा विधायक जब जीत कर यहाँ पर आए तो वो भाजपा के हों। और एक दावा भी इसी बात का किया जा रहा है कि रिवाज बदला जाएगा। जो रिवाज यहाँ पर पहले था, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, अब वो बदला जाएगा और बीजेपी ही बीजेपी रहेगी। तंज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ लगातार चर्चे हैं, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर ये कहा गया कि आप अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए, बारी आने वाली है। इस तरह की बातें जो है वो उन्होंने गेटिंग एडजोन के माध्यम से की है। पर कांग्रेस ये बात कह रही है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन दोनों ही बातों को खुलकर उठाया गया। बहरहाल आज दिन मतदान का है और इन बीच कई जगहों से जानकारी सामने आ रही है कि ईवीएम बूथों में खराबी की जानकारी सामने आई है। नादौन के पखरोल बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। बड़ी जानकारी, 40 मिनट तक मतदान की प्रक्रिया बाधित रही है। बहरहाल कुछ जगहों से जरूर जानकारी सामने आ रही जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई, लेकिन हालांकि इसके बावजूद भी मतदान लगातार जारी है। तकरीबन आधे घंटे का समय और बचा है। हमारे साथ प्रकाश लोमी जी और अर्चना फुल जी जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपका भी और विकास जी आपका भी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।